तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं खौफनाक दहशत 33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दिल्ली में घूमने के लिए कई जगह हैं, साथ ही साथ ऐसे कई स्मारक भी हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इन स्मारकों में दिल्ली का खूनी दरवाज़ा भी शामिल है। खूनी दरवाजे के आसपास का माहौल थोड़ा अलग है और सूर्यास्त के बाद यहाँ आपको डर भी लग सकता है। आपने अपने भयानक नाम के चलते ये भूतिया कहानी से जुड़ी राजधानी दिल्ली के कई स्थानों में से एक है। दिल्ली में स्थित ये खूनी दरवाज़ा बहादुर शाह जफर मार्ग पर दिल्ली गेट के पास है। सूर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी फिरोजाबाद से सुहाग नगरी के लिए इस दरवाजे का बनवाया था। हालांकि पहले इसे काबुली बाजार के नाम से जाना जाता था। इनका नाम काबुली बाजार इसलिए रखा गया था क्योंकि अफगानिस्तान से आने वाले लोग इस दरवाजे से गुजरते थे। ये 3 मंजिला दरवाज़ा है जिसमें सीढ़ियों के जरिए आप ऊपर तक जा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इस दरवाजे के नाम खूनी दरवाज़ा क्यों पड़ा। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के शवों को गेट पर सड़ने और पक्षियों द्वारा खाए जाने के लिए छोड़ दिया जाता था। अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सिंह को सिर कलम करके इस खूनी दरवाजे पर लटका दिया था। गेट के पास खूनी हिंसा की एक और घटना 1857 के दौरान हुई, जब ब्रिटिश नेता विलियम हडसन बहादुर शाह जफर मार्ग के तीनों राजकुमारों को उनकी गोली मारकर हत्या करते थे। इन राजकुमारों में बहादुर जफर मार्ग के बेटे मेघजा, मुगल मिर्जा सुल्तान और बहादुर शाह जफर के पोते अकबर भी शामिल थे। बहादुर शाह जफर ने अपने तीनों राजकुमारों के साथ हुमायूं के मकबरे में शरण ली थी, लेकिन अंग्रेज़ों के इस जगह के बारे में पता चल गया था। इसके बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके साथ ही अंग्रेज़ों द्वारा तीनों राजकुमारों को भी आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया था। तीनों राजकुमारों को बताया गया था कि उन्हें लाल किला ले जाया जाएगा और वहां उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, और अगर उनका विद्रोह में योगदान साबित नहीं होगा तो उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। विलियम हडसन तीनों राजकुमारों को बैलगाड़ी से बांधकर लाल किले की तरफ ले गए थे। इसके बाद देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ बढ़ गए। लोग राजकुमारों की तरफ बढ़ रहे थे। लोगों के सामने सरेआम गोली मार दी थी, जिसके बाद से इसमें विभाजन के दौरान इस दरवाजे पर सैकड़ों शरणार्थियों की हत्या कर दी गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ रात को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। यहाँ मारे गए लोगों की भूत आज भी इस इलाके में रहते हैं। इस दरवाजे के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि मानसून के समय में इस दरवाजे की छत से खून की बूंदें टपकती है। हालांकि दावे को साबित करने के लिए वर्तमान में कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन जो लोग अभी वहां गए हैं और किसी कारण वहां फंस गए या कुछ घटना हो गई तो उनके कई कहानियां यहाँ से निकली। कहता है कि हमने वहाँ लोगों की रोने की आवाज़ सुनी है। कोई कहता है कि वहाँ कोई लोग चिल्लाता है रात को,
और मदद मांगता है। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में काम करने वाला रोहन जी बताते हैं कि उनका आना जाना रोज का होता था। वहाँ से जब वो अस्पताल में ड्यूटी करने जाते थे या वहाँ से वापस आते थे, लेकिन दिसंबर 2013 के बाद से उन्होंने वो रास्ता कभी भी नहीं लिया। उन्होंने उस रास्ते से आना जाना बिल्कुल छोड़ दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था दिसंबर 2013 को? तो आइए अब कहानी को सुनते हैं, रोहन जी के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम रोहन है, दिल्ली के ही एक सरकारी अस्पताल में काम करता हूँ। मेरा अक्सर रोज़ का आना जाना वहाँ से होता था। कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं हुई थी उस रास्ते को लेते वक्त, पर वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। मुझे उस दिन अस्पताल में काम करते करते रात ज़्यादा हो चुकी थी। मैं अपनी स्कूटर से आना जाना करता था। खैर मैंने तो अपनी एक गाड़ी ले ली है, पर उस वक्त मेरे पास स्कूटर था। मैं अस्पताल से निकला था घर की ओर। सर्दियों का समय था तो मैंने अच्छे से जैकेट और ग्लव्स वगैरह पहन लिए थे। हल्की हल्की धुंध छा रही थी। मैं जिस वक्त वहाँ से गुजर रहा था लगभग 12:30 बज रहे थे रात के। खूनी दरवाजे से कुछ 100 मीटर पहले मेरी स्कूटर अचानक से बंद हो गया। मैं उतरा और स्कूटर को स्टैंड पर लगाकर किक मारने लगा। उस वक्त वहाँ ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर था। मुझे कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी कि उससे कुछ मदद मांगता। स्कूटर में किक मारते मारते मेरी सांस फूलने लगी थी। मेरे पैर में भी दर्द होने लगा तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। मेरी सांसें फूल रही थी। मैंने हेलमेट उतारा और हफ्ते हफ्ते यहाँ वहाँ देखने लगा। मैंने घर पर फ़ोन किया, बताया कि अभी रास्ते में हूँ, स्कूटर बंद हो गया है। तो मेरी बीवी ने कहा कि स्कूटर को वही कहीं जगह देखकर खड़ा कर दो और तुम टैक्सी या ऑटो पकड़ के घर आ जाओ। मैंने सोचा थोड़े आगे जाके बस स्टैंड है, वहाँ पे रुकता हूँ, ऑटो भी वहीं से मिल जाएगा। मैं स्कूटर को धक्का मारते हुए उसे खड़ा करने के लिए जगह ढूंढने लगा। एक जगह नज़र आई जो कि खूनी दरवाजे से लगभग 50 मीटर की दूरी पर थी। मैंने स्कूटर वहाँ स्टैंड पर लगाया और तब मुझे एक ऑटो वाला दिखाई दिया, पर उसमें कई सवारी बैठी हुई थी। मैंने स्कूटर के डिक्की में से अपना टिफ़िन बैग निकाल रहा था कि तभी मुझे आती है गुर्राने की आवाज़। ऐसी आवाज़ जैसे कोई राक्षस है। मैंने यहाँ वहाँ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने टिफ़िन बैग निकाला और स्कूटर से चाबी हटा के जेब में रखे और चल पड़ा बस स्टैंड की तरफ। जब मैं जा रहा था तो अचानक से गोली की आवाज़ सुनाई देती है और आवाज़ आ रही थी जैसे कई सारे लोग भाग रहे हो। धीरे धीरे वो आवाज़ मेरे पास आती है और एक तेज़ हवा के झोंके के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरे सामने से गुजरा अभी। उस हवा के झोंके और आवाज़ के साथ मैं पलटा और वो आवाज़ दूर जाते हुए सुनाई पड़ रही थी, जैसे कोई मेरे सामने से दौड़ के अभी निकला हो। अचानक पर हैरानी की बात यह थी कि वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था
और धुंध भी बढ़ती ही जा रही थी। जब मैं पीछे देख रहा था तो मुझे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनते ही मैं पीछे जाने लगा। देखा तो मेरा स्कूटर गिरा पड़ा था और उसमें से पेट्रोल निकल रहा था। मैंने जल्दी से जाके उसे वापस से स्टैंड पर लगाया और मैं ये सोच रहा था कि स्कूटर तो मैंने अच्छे से स्टैंड पर लगाया था, वो खुद गिर ही नहीं सकता था। ज़रूर किसी ने छेड़खानी की होगी। मगर मुझे यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि नहीं आ रहा था। अब वो आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। मैं घबराया हुआ स्कूटर को दोबारा किक मारने लगा कि बस स्टार्ट हो जाए, पर वो नहीं हुआ। न जाने उस दिन क्या खराबी हो गई थी स्कूटर में। मुझे लगा कि जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने वापस स्कूटर को स्टैंड पर लगाया और जैसे ही जाने के लिए वापस से पलटा, एक ज़ोर की आवाज़ के साथ मुझसे कुछ टकराया। मैं थोड़ी ही देर के लिए हिल गया। मेरे आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। कानों में सीटियों की आवाज़ बजने लगी। मैंने खुद को काबू में किया और वहाँ से भागने लगा। भागते भागते बस स्टैंड तक पहुँचा और थोड़ी देर में मुझे एक ऑटो वाला मिल गया। उसने मुझे हाँफते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ भाई साहब? मैंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं। मैं हाँफते हाँफते उसे अपना घर का पता बताया। उसने ऑटो स्टार्ट किया और हम घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में कुत्ते भौंक रहे थे और उस दिन ऑटो वाला ने भी ज़्यादा पैसा नहीं लिए। घर पहुंचने के बाद भी सारी रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। सिर बहुत भारी हो रहा था। इन्हीं सब इस ख्यालों में सोचते सोचते पता नहीं चला कि कब मैं सो गया। अगले दिन मैं स्कूटर लेने के लिए निकला। दिन के लगभग 12 बज रहे थे और रात की तरह अब वहाँ सन्नाटा नहीं था। गाड़ियाँ नज़र आ रही थी, लोग नज़र आ रहे थे। मैंने दूर से देखा तो स्कूटर भी खड़ा था। सोच रहा था कि मैकेनिक के पास लेके जाऊंगा। जब मैंने वहां पहुंचा और स्कूटर में किक मारी, वो एकदम से स्टार्ट हो गया। मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ की हवा मुझसे कुछ कह रही थी। मैंने स्कूटर को देखा और खुद दरवाजे को देखा। इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं सोचा, बस वहाँ से निकल पड़ा। उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया था कि अब इस रास्ते से निकलकर कभी नहीं आऊँगा। बहुत बहुत भयानक रात थी वो मेरे लिए। आज भी उस रात को याद करके मेरी रूह कांप उठती है। इससे पहले यहाँ के बारे में कई कहानियाँ सुनी थी, लेकिन अब खुद को साथ बीती तो पता चला कि कितनी सच्चाई थी उन कहानियों में। डर की असली परिभाषा मुझे उस दिन समझ में आई थी। बेशक आपको ये जगह रोमांचित कर सकती है दिन के समय, लेकिन रात के लिए ये जगह उतनी ही खतरनाक नज़र आती है। खूनी दरवाज़ा सच में डराती है और ये मेरे साथ हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक कहानी के साथ।